नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आज फिर से मैं आप सभी के लिए होम साइंस चैप्टर 9 और ये क्लास 11 का न्यू सिलेबस के हिसाब से बनाया जा रहा है चैप्टर। और इस चैप्टर का नाम है पोषण, स्वास्थ्य एवं स्वास्थ्यता। देखिए, इस बार के सिलेबस में इसे जोड़ा गया है। हालांकि ये पिछले बार भी था, लेकिन इस बार इसमें कुछ नए टॉपिक्स भी जोड़े गए हैं, तो इस बार एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। इसके सबसे पहला स्लाइड हमारा कहता है शिशुओं की आहार संबंधी आवश्यकताएं। जो बच्चे होते हैं, जो शिशु होते हैं, जो 6 माह या फिर जन्म से लेकर 6 माह तक के आयु के बच्चे होते हैं, उनके लिए जो आहार होता है, जो भोजन होता है, वो किस तरह का होना चाहिए और किस तरह के भोजन की आवश्यकता उन्हें होती है। तो देखिए, जन्म के बाद पहले 6 माह तक, मतलब आप कह सकते हैं 0 से 6 मंथ तक, शिशुओं की जो सभी पौष्टिक आवश्यकताएं होती है, जो उनके शरीर के लिए इंपॉर्टेंट है, जो उनको चाहिए एक स्वस्थ रहने के लिए, वो माँ के दूध से ही हो जाता है। इसलिए ज़्यादातर डॉक्टर, या ज़्यादातर क्या, सभी डॉक्टर और सरकार का भी यही सलाह होता है कि जन्म लेने वाले बच्चों को अपने माँ का दूध ही पीना चाहिए। इससे उनके शरीर के अंदर जितने भी चीज़ों की आवश्यकता होती है, वो सभी चीज़ें पूरी हो जाती है। उसके बाद 1 वर्ष की आयु तक शिशु की पोषण संबंधी आवश्यकता माँ के दूध के साथ साथ उनको दिए जाने वाले पूरक भोजन से पूरा हो जाता है। यहाँ पे आपको समझना है, 0 से 6 महीने तक के बच्चे को तो सिर्फ माँ का दूध ही पीना है। 6 महीने के बाद के बच्चों को थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ दिया जाने लगता है, जैसे कि थोड़ा सा बाहर का दूध या फिर और भी बहुत सारे पौष्टिक चीजें होती है जो बच्चों को दिया जाता है। ये उनके शरीर के लिए सही है, लेकिन माँ का दूध जो है वो उनको कंटिन्यू 1 साल तक तो मिलना ही चाहिए। इससे उनके शारीरिक मानसिक विकास सही तरीके से होता है। दूध के साथ साथ जो भी उनको पूरक भोजन दिया जाता है या उनको और एक्स्ट्रा जो भी चीजें दी जाती है, वो उनके लिए काफी अच्छा होता है। अब हम बात कर लेते हैं स्तनपान के बारे में। तो माँ का दूध जो होता है वो नवजात शिशु के लिए प्रकृति का सर्वोत्तम उपहार है। एक माँ जो अभी बच्चे को जन्म दिया है, उस माँ का दूध जो होता है वो बच्चे के लिए, उसके शिशु के लिए सबसे सर्वोत्तम आहार है, या उपहार कह सकते हैं। गॉड का गिफ्ट है उस बच्चे के लिए। माँ का दूध जो है वो शिशु की आवश्यकताओं के अनुरूप सभी पोषक तत्वों से युक्त होता है। जो भी बच्चे स्तनपान करते हैं, माँ का दूध पीते हैं, तो उनको बाहर की चीज़ों की आवश्यकता ही नहीं होती, क्योंकि उनके माँ के दूध में वो सारी चीज़ें उन्हें प्राप्त हो जाता है, जिससे उनका शरीर जो है वो सही रहता है, रोग से लड़ने की क्षमता होती है। उनके अंदर सारे विटामिन, प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन, जितनी भी चीज़ों की आवश्यकता होती है, जैसे एक वयस्क पुरुष के लिए या वयस्क महिला के लिए या फिर किशोरी लड़का और लड़की के लिए संतुलित आहार की आवश्यकता होती है, जिसमें सभी चीजें उसमें मौजूद होती है, वैसे ही शिशु के लिए माँ का दूध ही उसका संतुलित आहार माना जाता है तथा शिशु के शरीर में आसानी से अवशोषित हो जाता है। ऐसे भी होते हैं जो सही से शरीर में नहीं पचते हैं, लेकिन कुछ खाने ऐसे होते हैं जो शरीर में सही से पच जाते हैं। तो माँ का दूध शिशु के लिए कुछ ऐसा ही खाना है जो उनका शरीर सही तरीके से अवशोषित करता है, अर्थात एब्जॉर्ब कर लेता है। तो यहाँ पे शिशुओं की आहार संबंधी आवश्यकताएं समझ में आ गई और स्तनपान समझ में आ गया। अब हम आपको स्तनपान के लाभ के बारे में बताते हैं कि यदि शिशु जो है वो माँ का दूध पीता है, स्तनपान करता है, तो उससे उसे क्या क्या लाभ प्राप्त होता है, किस किस प्रकार के फायदे उसमें उसको होता है। तो आइए जानते हैं कि स्तनपान से क्या क्या लाभ होता है। पहला पॉइंट हमारा कहता है माँ का दूध शिशुओं की पोषण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पोषण की दृष्टि से अनुकूल होता है। मतलब एक शिशु का जो माँ का दूध होता है, जो बच्चे स्तनपान करते हैं, एक तो सबसे पहले उसमें जो होता है वो सारी आवश्यकताओं की चीज़ें भरपूर मात्रा में उपलब्ध होती है बच्चों के लिए। और उनका जो पोषण होता है, मतलब उनके शरीर का जो बनावट और सुरक्षा कवच होता है, वो उसके हिसाब से भी माँ का दूध जो है वो अनुकूल है। तो पहला नंबर तो फायदा ये है। दूसरा नंबर कहता है माँ के दूध में प्रतिरक्षी तत्व मौजूद होते हैं जो बच्चों के शरीर में रोगों से रक्षा करते हैं, जो शिशुओं को विभिन्न प्रकार से संक्रमणों से बचाते हैं। क्योंकि अभी छोटा बच्चा है, वो अभी माँ के गर्भ से बाहर आया है, तो बाहर के वातावरण में कई प्रकार के नुकसानदायक बैक्टीरिया या जीवाणु, विषाणु जो भी हो सकते हैं, उससे शिशुओं को नुकसान हो सकता है। लेकिन माँ के दूध में उसमें एक प्रतिरक्षी प्रणाली बनाने का तत्व भी मौजूद होता है, जो शिशुओं को इन तरह के गंभीर रोगों से बचाने का काम करता है।
नंबर 3 कहता है इसमें शिशुओं के वृद्धि के लिए अनिवार्य पोषक तत्व होते हैं। बच्चा आपको विकास करने के लिए, अब कोई भी छोटा बच्चा है तो वो छोटा तो रहेगा नहीं, वो तो विकास करेगा ना, वो वृद्धि तो करेगा ही, तो उसके विकास करने के लिए जितनी भी चीजों की आवश्यकता होती है वो सारी चीजें माँ के दूध में मौजूद होता है। अगला पॉइंट कहता है हमारा, माँ का दूध शिशु के पाचन तंत्र के लिए उपयुक्त होता है। दूध में उपस्थित लैक्टोब्यूमिनियम प्रोटीन आसानी से पच जाता है। अब क्या होता है, कभी कभी हमारे शरीर में आपने देखा होगा, कभी कभी हम ऐसे भोजन को कर लेते हैं जो शरीर में सही तरीके से पचता नहीं है, या बहुत अगर कुछ हम बाहर की चीज़ें खा लेते हैं, तो वयस्क की ही बात कर रहा हूँ, बड़े लोगों की बात कर रहा हूँ, तो उनके शरीर में वो सारी चीज़ें ठीक से पचती नहीं है। ऐसे ही जो बच्चा अभी अभी नवजात जन्म लिया है, उनको अगर आप कुछ भी खिला दोगे तो उनके शरीर में तो पचेगा नहीं, लेकिन माँ के दूध के कारण वो बच्चे उसे सही तरीके से एब्जॉर्ब कर लेते हैं। माता का दूध का तापमान शिशु के लिए अनुकूल होता है, और सबसे अच्छी बात इसके टेम्परेचर की अगर हम कर लें तो माता के दूध का जो टेम्परेचर होता है वो बच्चों के शरीर के अनुकूल होता है, ना मतलब ज़्यादा ठंडा होता है ना ज़्यादा गर्म होता है, क्योंकि अभी जस्ट कुछ समय पहले वो माँ के गर्भ से निकला है, तो उसे माँ के टेम्परेचर की आदत होती है। ऐसे में बच्चे को यदि माँ का दूध मिले तो वो टेम्परेचर दोनों जो है वो बैलेंस रहता है, तो बच्चे को किसी प्रकार से नुकसान नहीं पहुँचाता है। पॉइंट हमारा कहता है माता का दूध सुरक्षित होता है, मिलावट रहित होता है तथा आसानी से उपलब्ध होने वाला आहार है, जो शिशु के पोषण और भावनात्मक सुरक्षा देने के साथ साथ संक्रमण, भोजन से होने वाली एलर्जी से सुरक्षा प्रदान करता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। देखिए, माँ का दूध जो होता है वो सुरक्षित तो होता ही है, क्योंकि वो माँ के अंदर से आया है, मतलब तैयार हुआ है, तो बच्चे के लिए वो सबसे अच्छा पौष्टिक तत्व माना जाता है। इसके अलावा उसमें किसी प्रकार का मिलावट नहीं होता, जैसे बाहर के दूधों में केमिकल का मिलावट, पानी का मिलावट, तो माँ के दूध में किसी प्रकार का मिलावट नहीं होता और आसानी से उपलब्ध हो जाता है। इसके अलावा बच्चे को माँ के स्तनपान करने से माँ के साथ एक भावनात्मक लगाव हो जाता है, वो एक ममता जागृत करता है। साथ ही साथ जो संक्रमण है, छोटे छोटे बीमारी हैं, भोजन से होने वाले एलर्जी हैं, इन सभी में ये भी सुरक्षा प्रदान करता है। तो इस तरह से आपने देखा कि इस चैप्टर में आपको स्तनपान के लाभ के बारे में यहाँ पे बताया गया है। आपको स्तनपान के लाभ के बारे में समझ में आ गया होगा। अब हम आपको बताते हैं जन्म के समय कम वजन वाले शिशुओं का आहार। कई बार आपने देखा होगा कि जब बच्चे का जन्म होता है तो उसका वजन काफी कम होता है, तो ऐसे में बच्चे को डॉक्टर कई प्रकार के भोजन को बताते हैं कि ऐसे खिलाना पड़ेगा ताकि बच्चा स्वस्थ हो, क्योंकि कमजोर बच्चा सही नहीं होता है, और खासकर जन्म के समय अगर उसका वजन कम हो तो उस समय डॉक्टर और माता पिता काफी चिंतित हो जाते हैं। तो आइए हम आपको इसके बारे में बताते हैं कि अगर जन्म के समय किसी नवजात का वजन कम हो तो ऐसे बच्चे को क्या खिलाना चाहिए और कैसे रखना चाहिए। तो जन्म के समय 2.5 किलोग्राम मतलब 2.5 किलोग्राम के वजन वाले शिशु को जन्म के समय कम वजन वाले शिशु माना जाता है। अगर जन्म के समय किसी बच्चे का वजन 2.5 किलो है या फिर इससे भी कम है, तो आप समझ लीजिए कि बच्चे का वजन जो है वो काफी कम है। ऐसे शिशुओं को निम्न समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, मतलब कई प्रकार के गंभीर रोगों का सामना करना पड़ सकता है यदि बच्चे का वजन 2.5 किलो या 2.5 किलो से कम है जन्म के समय में। तो आइए जान लेते हैं वो कौन कौन सी समस्या हैं जो कम वजन वाले बच्चों को हो सकता है। तो निगलने का पर्याप्त सामर्थ्य न होने के कारण वह पर्याप्त मात्रा में दूध ग्रहण नहीं कर पाते हैं। यदि बच्चे का वजन 2.5 केजी या इससे कम है तो वो भोजन को निगलने में उसे असमर्थता हो सकती है, वो सही तरीके से भोजन नहीं कर पाएगा। और आपको पता है छोटे बच्चे या फिर नवजात बच्चे अगर सही तरीके से किसी चीज को निगल नहीं पाएंगे तो उनके शरीर में नहीं जाएगा, तो वो और कमजोर होने की संभावना उनकी हो जाती है। ऐसे शिशुओं का पेट एवं आंत का आकार छोटा होने के कारण उनका अवशोषण क्षमता काफी कम हो जाता है, वो चीजों को पचा नहीं पाते क्योंकि उनकी आंतें छोटी होती है, उनका इंस्टाइन छोटा होता है, उनके शारीरिक बनावट छोटा हो जाता है, उनके पाक पुर्जे आप कह सकते हैं छोटा हो जाता है, तो वो एब्जॉर्ब भी तो नहीं कर पा रहे हैं, और जो चीजें एब्जॉर्ब खा रहे हैं उसे सही तरीके से पचा नहीं पा रहे। और हम सभी जानते हैं कि जो भी चीजें हम भोजन के रूप में करते हैं उन्हें पचाने के बाद ही हमारे शरीर में क्षमता उत्पन्न होता है, शारीरिक शक्ति उत्पन्न होता है। तो यहाँ पे आपको यह जरूरी है कि उसकी अवशोषण की जो क्षमता है वो मजबूत करना, नहीं तो वो कम हो जाएगा।
ऐसे शिशुओं की ऊर्जा कैलोरी संबंधी आवश्यकताएं अधिक होती है। मतलब ऐसे शिशु जिनकी वजन जो है वो 2.5 मतलब 2.5 kg से कम होता है, उन्हें अधिक मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होती है, कैलोरी की आवश्यकता होती है। इसलिए ध्यान देना चाहिए, जिन बच्चों की वजन कम हो उन्हें इन सब चीजों का, आवश्यक चीजों का खास ध्यान रखना चाहिए। जन्म के समय कम वजन वाले शिशुओं के लिए माँ का दूध ही सर्वोत्तम होता है। मैं हमेशा से आप लोगों को शुरुआत से ही बताते आया हूँ, ये मैं नहीं बताता हूँ, ये बड़े बड़े साइंटिस्ट बता रहे हैं, बड़े बड़े वैज्ञानिक बता रहे हैं, बड़े बड़े डॉक्टर बता रहे हैं कि एक बच्चे के लिए उसका माँ का दूध सर्वोत्तम आहार है, उससे बढ़िया कुछ नहीं है। क्योंकि माँ के दूध में सभी आवश्यक एमिनो अम्ल, कैलोरी, वसा, सोडियम के तत्व मौजूद होते हैं, जो बच्चे के लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं। इससे उनकी पोषण संबंधी आवश्यकताएं पूरी हो जाती है। मतलब जो बच्चे को चाहिए वो बच्चे को प्राप्त हो जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि एक माँ का दूध ही एकमात्र ऐसा साधन है जिसके माध्यम से आप बच्चे को, कम वजन में भी है तो उसे अधिक समय तक स्वस्थ बनाए रखने में ये कारगर होता है। और बच्चे को एक तरह समझिए ना, माँ का दूध अगर मिलता है तो वो अपने आप को बैलेंस कर लेता है, संतुलित हो जाता है। अब हम बात कर लेते हैं पूरक आहार के बारे में। तो दूध के अतिरिक्त जो खाद्य पदार्थ शिशुओं के उसकी पौष्टिक पौष्टिक आवश्यकताएं पूरा करने के लिए दिए जाते हैं उसे पूरक आहार कहते हैं। एक लाइन में समझ लीजिए, ये VVI रहेगा कि दूध के अलावा यदि बच्चों को बाहर से कुछ दिया जाता है उनके आहार के रूप में तो उसे पूरक आहार कहते हैं। ये VVI रहेगा क्योंकि एग्जाम में 1 नंबर में पूछा जा सकता है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जैसे कि 6 माह के शिशु को लौह लवण मतलब आयरन की आवश्यकता होती है, 6 महीने से बच्चे, पहले बच्चे को तो आवश्यकता लौह की शुरुआत से होती है, लेकिन शुरुआत में तो वो माँ के दूध से ही प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पे क्योंकि उसके शरीर में पर्याप्त मात्रा में लौह लवण उपस्थित रहता है, परंतु उम्र बढ़ने के साथ साथ लौह लवण की कमी हो जाती है। जैसे जैसे बच्चे की उम्र बढ़ती है, हाइट बढ़ता है, साइज बढ़ता है, तो लोहे की कमी होने लगती है। ऐसी स्थिति में शिशु को दूध के अतिरिक्त ऊपरी आहार की आवश्यकता होती है, तभी तो वो अधिक मात्रा में वृद्धि करेगा। आपने कई बार टीवी वगैरह पे एड्स देखे होंगे जिसमें आपको बताता है कि कॉम्प्लान दीजिए, बूस्ट दीजिए, बॉर्नविटा दीजिए, हॉर्लिक्स दीजिए, ये आपके बच्चे के शरीर के इम्यूनिटी सिस्टम अर्थात शरीर के और भी कई सारे ढांचा को बूस्ट करता है, बढ़ने में मजबूती देता है। तो यहाँ पे यही है, इस सब चीज के अंदर क्या होता है, एक्स्ट्रा आयरन होता है, एक्स्ट्रा कैल्शियम, प्रोटीन, वसा और भी बहुत सारे चीज होते हैं जो एक बच्चे के शरीर के लिए काफी फायदेमंद होता है। अब इसके अलावा मैं आपको बता दूं, आयोडीन की आवश्यकता विटामिन की पूर्ति तो हो जाती है। मतलब कि इस सभी बाहरी भोजन के द्वारा, जिसे हम पूरक भोजन कहते हैं, जो माँ के दूध के अलावा दिया जाता है, इसमें बच्चे को वो सारी चीजें मौजूद होती है, जैसे कि विटामिन हो गया, आयोडीन हो गया, लौह लवण, कैल्शियम, ये सारी चीजें उसमें मौजूद होती है और उससे उसके शरीर के सभी जरूरी की चीजें पूरी हो जाती हैं। अब हम आपको आगे की स्लाइड में लेके चलते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है पूरक आहार के लिए दिशा निर्देश। इसका मतलब हो गया, यदि आप किसी बच्चे को पूरक आहार देना चाहते हैं, पूरक आहार किसे कहते हैं आपको समझ में आ गया है। अगर आप पूरक आहार देना चाहते हैं तो वो किस प्रकार का होना चाहिए और कैसे देना चाहिए, कब देना चाहिए, किस आयु के बच्चे को कितना देना चाहिए, यही हमारा दिशा निर्देश कहलाता है। पहला पॉइंट हमारा इसमें कहता है शिशुओं की पोषण संबंधी, देखिए यहाँ पे पोषण होगा, ध्यान रखिएगा, पोषण संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सुनिश्चित करने के लिए पूरक भोजन कैलोरी से भरपूर होना चाहिए। उसमें प्रोटीन के रूप में कम से कम 10% ऊर्जा प्राप्त होनी चाहिए। देखिए, अगर आपको दिशा निर्देश के बारे में जानना है तो आप ये याद रखिए कि पूरक भोजन यदि आप बच्चे को दे रहे हैं, मतलब माँ के दूध के अलावा कुछ ऐसी चीजें दे रहे हैं जिसमें बच्चे की पूरक के लिए आप यूज कर रहे हैं, तो उसमें ध्यान रखना है आपको कि उसमें प्रोटीन होना चाहिए कम से कम 10%, क्योंकि ये हमारे शरीर में क्या देता है, ऊर्जा देता है। और ऊर्जा हमारे बच्चों के शरीर के लिए काफी महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि बच्चे स्टार्टिंग में ना बड़े ग्रोथ करते हैं, बहुत चंचल होते हैं, बहुत खेलते हैं, उनका शरीर विकास करता है, इसलिए उनको ऊर्जा की आवश्यकता ज्यादा होती है। दूसरा पॉइंट हमारा कहता है शिशुओं को एक बार में एक ही खाद्य पदार्थ दे। ये नहीं कि अब जैसे कि वयस्क जो हैं वो कई अलग अलग चीजों का भी सेवन करते हैं, लेकिन जो शिशु होते हैं उन्हें खाने के समय में बस एक ही तरह का खाना दे। जैसे माँ का दूध दिया तो माँ का दूध दीजिए, और पूरक आहार में अगर आप कुछ दे रहे हैं तो उस समय सिर्फ और सिर्फ पूरक आहार ही दे। पूरक भोजन की प्रक्रिया में दूध पिलाने की बोतलें या अन्य बर्तनों का इस्तेमाल करते समय अत्यधिक साफ सफाई और स्वच्छता का ध्यान रखा जाना चाहिए ताकि बच्चे को संक्रमण से बचाया सके। देखिए, मैं अभी तक के इन तीनों पॉइंट में सबसे VVI पॉइंट यही समझता हूं, क्योंकि भारत में आज भी
हमें लगता है कि जो हम लोग जो नॉर्मल फैमिली से हैं, मतलब बहुत अमीर भी नहीं और बहुत गरीब भी नहीं, इसमें क्या है, 60% घरों में जब बच्चे जन्म लेते हैं तो उनके अंदर संक्रमण की समस्या जो है वो साफ सफाई न होने के कारण होता है। जैसे कि बच्चे के बॉटल जिसमें हम उसे दूध पिलाते हैं, प्रतिदिन उसे साफ सफाई करना जरूरी है ताकि बच्चे को किसी भी प्रकार का संक्रमण का खतरा उत्पन्न ना हो। कोई नया खाद्य पदार्थ देना हो तो कम मात्रा में, जैसे 1 चम्मच या उससे कम। ये क्यों? देखिए, अब कोई बच्चा नवजात है, नया बच्चा जन्म लिया है, उसे आप अचानक से अगर नया खाना देंगे तो हो सकता है कि वो उसे सूट ना करे, वो उसे पचे नहीं। तो हम थोड़ा सा खाना दे के ये टेस्ट कर सकते हैं कि बच्चे को वो सूट कर रहा है नहीं कर रहा है। अगर सूट करता है तो बाद में उसे हम सही तरीके से खिलाएंगे, लेकिन पहले दिन ही हम एक कटोरी बना के उसे नहीं खिला देंगे कि उसका पेट खराब हो जाए, लूज मोशन हो जाए, संक्रमण हो जाए, दस्त हो जाए, उल्टी हो जाए, बुखार आ जाए, सर्दी खांसी जुकाम, ऐसा कुछ नहीं। क्योंकि ये सारी बीमारियां जो है वो बच्चों में बहुत जल्दी अटैक करता है। ठोस आहार बहुत पतला होना चाहिए, और ये नहीं कि अब बच्चा जन्म लिया 5 महीने 6 महीना में रोटी सब्जी चावल आटा गेहूं सब खिलाना शुरू कर दिए, नहीं, कभी भी नहीं। बच्चे को जब भी खाना दे उसे तरल बना के दे, गीला दे, दलिया को ढीला करके दे। सिर्फ और सिर्फ आपको कोशिश करना है कि तरल पदार्थ ही देना है ताकि वो उसके पेट में आसानी से पच सके, क्योंकि उस समय तक बच्चों का लिवर आंत इस तरह का नहीं होता है कि वो ठोस खाना को पचा सके। यदि आप उसे ठोस खाना देने लगे तो उसको परेशानी उत्पन्न हो सकती है। शिशुओं को उसे निगलने में भी आसानी नहीं होती है। अगर ठोस भोजन दीजिएगा तो उसे आसानी से वो निगल नहीं पाता, इसलिए तरल पदार्थ देना चाहिए ताकि वो उसे आसानी से निगल ले। इसके अलावा शिशु को भोजन खाने के लिए बाध्य न करें। कई माता पिताओं को देखा जाता है कि वो बच्चे को जबरदस्ती खिलाते रहते हैं। मेरे साथ भी ऐसी घटनाएं हो चुकी है। अब मैं क्या बताऊं, मम्मी मेरी जबरदस्ती चम्मच मुंह में डाल डाल के खिलाती थी, खाना पड़ेगा खाना पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। बच्चे को भूख लगेगा वो खुद ब खुद खा लेगा। ये कुदरत का बनाया हुआ है, नेचर ने बनाया है कि बच्चे को भूख लगेगा तो इंडिकेट आपको जरूर करेगा, अपनी माँ को इंडिकेट जरूर करेगा। भूख लगने पर वो रोएगा या फिर छटपटाएगा, या बहुत तरह के इंडिकेशन है जो अपनी माँ को देता है। और देखिए, वह रोए तभी दे। देखिए, कह रहा है कि जब बच्चा रोता है इसका मतलब है कि वो इंडिकेट कर रहा है कि उसे भूख लगा होगा, तभी उसे खाना दे, अन्यथा ना दे। जबरदस्ती खिलाने से आपका बच्चा मोटा नहीं होगा, हेल्दी नहीं होगा, वो बीमार हो जाएगा। आजकल के समय में ज्यादातर माता पिताओं को यही लगता है कि मेरा बच्चा दुबला है। उन्हें अपना बच्चा कभी भी हेल्दी दिखता ही नहीं है, उन्हें अपना बच्चा हमेशा बीमार ही दिखता है। और दूसरे के बच्चे उन्हें काफी हेल्दी एकदम स्ट्रांग लगते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है और ऐसा आपका सोच है। आपका बच्चा भी स्ट्रांग है, आपका बच्चा का भी इम्यूनिटी सिस्टम सही है, लेकिन आपको क्या ध्यान रखना है कि बच्चे को जबरदस्ती खाना खिलाकर उसे बोर ना करें। उसे खाने से मतलब उसे भूख लगे तो वो खुद ही खा लेंगे। तो ये पूरक आहार के लिए दिशा निर्देश था। हम आपको आगे की स्लाइड में लेके चलते हैं। प्रतिरक्षण क्या है? प्रतिरक्षण से आप क्या समझते हैं? देखिए, एंटीबॉडीज शरीर द्वारा निर्मित वह प्रोटीन होता है जो विभिन्न संक्रामक रोगों से लड़ने में सहायता प्रदान करता है। एंटीबॉडीज का मतलब होता है शरीर में प्रतिरक्षा प्रणाली, कि आपके शरीर को मजबूत करने में वो आपको मदद करता है, रोगों से लड़ने में मदद करता है। कई बार आपने देखा होगा कि आपको जुकाम हो गया, अब जुकाम होने के बाद क्या होगा कि आप उसके लिए दवाई लेंगे, लेकिन कई बार क्या होता है कि वो जुकाम सर्दी खांसी अपने आप सही हो जाता है। तो यही हमारा एंटीबॉडीज है। एंटीबॉडीज शरीर में निर्मित करने में प्रोटीन का काम बहुत अच्छा होता है, और ये कई संक्रामक मतलब गंभीर रोगों से भी लड़ने में सहायता प्रदान करता है। किसी शिशु को मतलब बच्चे को विभिन्न रोगों में प्रतिरक्षण के लिए समय समय पर उसे दवाई या टीके के माध्यम से ऐसी वैक्सीन दी जाती है जिसमें कुछ विशेष जीवाणु, वायरस, टॉक्सिन विद्यमान होते हैं। अब यहाँ पे आपको समझने वाली बात है कि कई बार आपने देखा होगा, कई बार क्या अक्सर बच्चे को, हर एक बच्चे को पड़ता ही है, जो हमारा टीके के नाम से जाना जाता है। अब टीका क्या होता है? टीका एक ऐसा साधन है जो बच्चे को दिया जाता है ताकि उन्हें गंभीर रोग ना हो, गंभीर समस्या ना हो। इसमें क्या होता है आपको पता है? देखिए, वैक्सीन दी जाती है और इसमें कुछ विशेष जीवाणु, वायरस, टॉक्सिन विद्यमान होते हैं ताकि वो बच्चे के अंदर एंटीबॉडीज बनाए। आपने गांव के बच्चे को देखा होगा, गांव के बच्चे ना सड़कों पे बिल्कुल आसानी से चल लेते हैं, उन्हें सड़कों पे चलने में कोई दिक्कत नहीं होता, खाली पैर चल लेते हैं, घूमते रहते हैं हवा में, जंगल में, उन्हें कुछ नहीं हुआ। लेकिन अगर शहर के बच्चे जाके 4 दिन की छुट्टी में ऐसे ही घूमे, वो बीमार पड़ जाते हैं, क्योंकि उनके पास उस वातावरण में रहने का एंटीबॉडीज नहीं है, उन्हें लड़ने की क्षमता नहीं है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे के स्लाइड में हमारा कहता है विभिन्न टीके वैक्सीन का पूर्ण नाम। अब ये VVI रहेगा, एग्जाम में पूछेगा, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर किसी में पूछेगा इस बार के एग्जाम में, इसलिए आप इसे बिल्कुल अच्छे से समझ लीजिए।
अब मैं आपको बताता हूं कि छोटे बच्चों में जो टीके लगते हैं उसमें पहला है बीसीजी। देखिए ये है वेलिस कैलमिट, मतलब गैवेरिन क्षय रोग के लिए प्रतिरोधी होता है। मतलब क्षय रोग जो है, क्षय जैसी समस्या में ये टीका बचपन में लगाया जाता है ताकि बच्चों को इस तरह के गंभीर समस्या से जूझना न पड़े। दूसरा है ओपीवी, ओरल पोलियो वैक्सीन। ये आप सभी ने सुना होगा, 2 बूंद दवा पोलियो हवा। तो ये बहुत सारे प्रचार में भी आपने देखा होगा। तीसरा है डीपीटी, इसे हम कहते हैं बैक्टीरिया पेरियोसिस और टिटनेस। ये भी जरूरी है बच्चों के लिए, क्योंकि ये ऐसे रोग हैं ना जो आगे चल के बच्चों को समस्या उत्पन्न कर सकता है। तो ये वैक्सीन के नाम आपको याद रखने हैं। अब हम आपको आगे की स्लाइड में लेके चलते हैं। शिशु एवं छोटे बच्चों के कुछ सामान्य स्वास्थ्य एवं पोषण संबंधी समस्या। मतलब शिशु का मतलब होता है छोटे बच्चे, और बच्चों में कुछ जो सामान्य पोषण और पोषण संबंधी जो समस्याएं आती है वो हम जानेंगे। तो पहले देख लीजिए, स्वास्थ्य तथा पोषण का गहरा संबंध है। हम जो भोजन करते हैं और इससे हमारे स्वास्थ्य पे क्या असर पड़ता है, इसका बहुत गहरा संबंध है। शैशवावस्था तथा प्रारंभिक बाल्यावस्था के दौरान बच्चों की रोग प्रतिरोधक प्रणाली पूरी तरह से विकसित नहीं होती है। जब बच्चे की आयु छोटी होती है उस समय उनके रोग प्रतिरोधक क्षमता, मतलब कि एंटीबॉडी जी आप कह सकते हैं, जिससे रोग में बच्चे लड़ सकते हैं, उनका बॉडी लड़ सकता है, वो पूरी तरह से विकसित नहीं होता है। इसलिए ऐसे समय में कोई भी रोग उनके लिए भविष्य में कोई गंभीर स्वास्थ्य समस्या और बीमारी का कारण बन सकता है। आगे के लिए उनके कई बार उनको काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। जैसे बचपन में पोलियो के कारण कई बार बच्चों को इससे गंभीर समस्या उत्पन्न हो जाती है। इसमें जो पॉइंट्स हैं वो इंपॉर्टेंट है। 1 नंबर में आपसे कुपोषण पूछा जा सकता है। कुपोषण जो है वो भोजन की स्थिति होती है जिसमें एक या एक से अधिक पोषक तत्वों की कमी या अधिकता के कारण बच्चे के स्वास्थ्य में गिरावट आ जाती है। मतलब एक भोजन में यदि किसी एक प्रकार के विटामिन, मिनरल, कैल्शियम, आयोडीन की कमी होने लगे तो इससे बच्चों के अंदर कुपोषण उत्पन्न होने लगता है। दूसरा है प्रोटीन एवं कैलोरी की कमी। छोटे बच्चे को प्रोटीन एवं कैलोरी की कमी के कारण क्वाशियोर, सूखा रोग तथा इसकी संभावना अत्यधिक होती है। बच्चा बहुत दुबला पतला हो जाता है, बहुत मरियल टाइप का हो जाता है। सूखा रोग से आपको पता चल रहा होगा, उसकी हड्डियां दिखाई देने लगती है। इस रोग के बारे में जान लीजिए। क्वाशियोरकर क्या होता है? यह रोग जो है शरीर में प्रोटीन की कमी के कारण होता है। मतलब अगर बच्चे के शरीर में प्रोटीन की कमी है तो यह रोग उत्पन्न होने लगता है। यदि बच्चे के आहार में कैलोरीज की कमी हो जाए, कैलोरीज की कमी हो जाए तो यह शरीर में उपस्थित प्रोटीन स्वतः ही ऊर्जा देने लगती है, और धीरे धीरे प्रोटीन की कमी के कारण बच्चा क्वाशियोरकर रोग से पीड़ित हो जाता है, मतलब सूखा रोग से पीड़ित हो जाता है। देखिए ये रोग आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, आप इसे याद कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब हम आपको क्वाशियोरकर रोग के लक्षण के बारे में बता देते हैं। क्या क्या लक्षण है इस रोग का? तो बच्चे की वृद्धि एवं विकास बाधित हो जाती है, बच्चा बढ़ेगा ही नहीं, रुक जाता है। बच्चा मानसिक रूप से उदास हो जाता है, चिड़चिड़ा रहने लगता है। इसके अतिरिक्त बच्चे का चेहरा चांद की तरह गोल सा दिखने लगता है, मतलब सूख जाता है। आप समझ लीजिए कि बच्चे की जो स्थिति है वो गंभीर हो जाती है। चिड़चिड़ा रहना मतलब कमजोरी सा फील होना, शरीर का सूखना और उदास रहना, ये सारी चीजें आपको क्वाशियोरकर रोग के लक्षण में आते हैं। अब हम आपको सूखा रोग के बारे में बता देते हैं। आहार में पोषक तत्वों की कमी, विशेषकर प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की कमी के कारण होता है। यदि कोई ऐसा भोजन जिसमें लगातार प्रोटीन की कमी हो रही है, कार्बोहाइड्रेट की कमी हो रही है, तो यह जो रोग है वो अधिकतर 15 महीने तक के बच्चों में पाया जाता है। सूखा रोग जो है वो ज्यादातर 15 महीने तक के बच्चों में ही देखा जाता है। तो ये सूखा रोग है। ये सारे रोग जो है वो इंपॉर्टेंट है, सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल सही तरीके से आपको याद कर लेना है। अब हम बात कर लेते हैं सूखा रोग के लक्षण के बारे में। तो देखिए सबसे पहले तो आपको मैंने बता दिया कि 15 महीने के आयु तक के बच्चे को यह रोग होता है, और पीड़ित बच्चे की जो मांसपेशियां हैं ना कमजोर हो जाती है, हड्डियां कमजोर हो जाता है, तथा बच्चे का वजन बहुत कम हो जाता है, बहुत कम। मतलब वो बच्चा बिल्कुल कमजोर और सूखा सूखा टाइप का दिखने लगता है। अगला पॉइंट हमारा कहता है रिकेट्स क्या है? तो देखिए आहार में यदि विटामिन डी की कमी है, देखिए ये सब चीजें हमने 6, 7, 8 के साइंस में बहुत पढ़ा है। तो आहार की कमी में यदि विटामिन डी की कमी हो जाए तो बच्चे जो हैं वो रिकेट्स के शिकार हो जाते हैं। यह विटामिन डी की कमी से कैल्शियम तथा फास्फोरस खनिज लवण का प्रयोग नहीं हो पाने के कारण होता है। यदि बच्चों में कैल्शियम, फास्फोरस खनिज लवण का प्रयोग नहीं हो पा रहा है, विटामिन डी की कमी हो रही है, तो ऐसे बच्चे को रेक्टिस जैसी गंभीर समस्या होने लगती है। इसके लक्षण क्या है रेक्टिस के, वो जान लीजिए। बच्चों के दांतों एवं अस्थियों के निर्माण पर असर पड़ता है।
अस्थियां मतलब हड्डियां बच्चों के मजबूत नहीं हो पाते हैं या वृद्धि नहीं कर पाते हैं। अस्थियां कमजोर होकर शरीर का वजन नहीं सह पाती है। अस्थियां इतना कमजोर हो जाता है, हड्डी इतना कमजोर हो जाता है कि उसके खुद के शरीर का वजन वो नहीं सह पाता, वो सुस्त सा रहने लगता है। पीड़ित बच्चे की सिर की अस्थि विकृत और बड़ी होने लगती है। सर अचानक से बड़ा होना, चौकोर होना, चपटी हो जाना, माथे की अस्थि आवश्यकता से अधिक उभर जाना, तो ये सारी चीजें इरेक्टस के लक्षण के अंदर आता है। आयोडीन की कमी, तो देखिए बच्चों में आयोडीन की कमी का सीधा प्रभाव उसके शारीरिक एवं मानसिक विकास पर पड़ता है। यदि किसी बच्चे के अंदर आयोडीन की कमी हो रही है तो घेगा रोग भी होता है, शरीर का विकास भी नहीं होता, मानसिक विकास भी नहीं होता, जिसके कारण बच्चा बौनेपन अथवा घेगा रोग, मैंने भी आपको बताया था, वो ग्लाइडर जो होता है गले के आसपास निकल जाना, मांस की एक थैली, इसका शिकार हो जाता है और बच्चे का विकास भी नहीं हो पाता, मानसिक विकास नहीं होता, शारीरिक विकास नहीं हो पाता। ये सब आयोडीन की कमी के कारण होता है। अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एनीमिया है। एनीमिया में ध्यान लीजिए, ये काफी इंपॉर्टेंट है। बच्चों में लौह तत्व की कमी के कारण एनीमिया रोग हो जाता है। यदि बच्चों में लौह तत्व आयरन की कमी हो रही है तो इसे एनीमिया रोग होता है, जिसके कारण बच्चों में रक्त की कमी हो जाती है। और यह एक ऐसा रोग है जो अक्सर किशोरी लड़कियों के शरीर में भी पाया जाता है, एनीमिया रोग। और ये बहुत ही बेकार है क्योंकि ये इंसान के शरीर के अंदर खून की कमी के कारण होता है। और आपको पता है यदि शरीर में ब्लड की कमी हो जाए तो शरीर में कमजोरी आ जाती है, शरीर का विकास ना हो पाना, नाखूनों का पीला हो जाना, ये सभी इसके लक्षणों में आते हैं। अब हम बात कर लेते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट कहते हैं पोषात्मक अंधापन, विटामिन ए की कमी के कारण। अगर आपके शरीर में विटामिन ए की कमी के कारण आपके आंखों की रोशनी चली जाएगी, आपकी आंखों की रोशनी कम हो जाएगी, तो ये सारी चीजें पोषणात्मक अंधापन के अंतर्गत आता है। बात कर लेते हैं विद्यालय पूर्व बच्चों, मतलब ऐसे बच्चे जो विद्यालय भी नहीं जा रहे, उनकी आयु 1 से 6 वर्ष तक है। तो इनमें पोषण, स्वास्थ्य और स्वास्थ्य कैसे होता है। तो सबसे पहले जान लीजिए विद्यालय पूर्व बच्चों की पोषण संबंधी आवश्यकताओं के बारे में। ऐसे बच्चे जो अभी स्कूल नहीं जा रहे हैं, उस बच्चों में कैसे हमें पोषण संबंधी आवश्यकताओं को पूर्ति करना है। तो देखिए विद्यालय पूर्व बच्चों का मूलभूत पोषण आवश्यकता परिवार के अन्य सदस्यों की पोषण संबंधी आवश्यकताओं के समान हो जाती है। परिवार में जैसे और लोगों का भोजन होता है ना, ऐसे ही भोजन 6 साल तक के बच्चों की हो जाती है, जिसमें उनको सबसे पहले ऊर्जा चाहिए। इस अवस्था में ऊर्जा की आवश्यकता बच्चों की आयु बढ़ाने के साथ साथ प्रतिक्रियाशीलता के कारण अधिक होता है। उनका ज़्यादा खेल कूद करना, ज़्यादा दौड़ना, ज़्यादा इधर उधर करना या फिर ज़्यादा शरीर का विकास करने के कारण उन्हें ऊर्जा की आवश्यकता अधिक होती है। तो ऐसे अवस्था में इस आयु के बच्चों को ऊर्जा के ऊपर खासकर ध्यान देना चाहिए। प्रोटीन और कैल्शियम, देखिए शारीरिक विकास के अनुरूप प्रोटीन और कैल्शियम की आवश्यकता बढ़ती जाती है। जैसे जैसे शरीर का विकास होता जाता है, ऐसे में उनके शरीर के लिए प्रोटीन और कैल्शियम की आवश्यकता अधिक होती है। यह मांसपेशी और अस्थियों के विकास के लिए काफी आवश्यक होता है। बच्चे के शरीर में मांसपेशी, मसल्स, शरीर का हड्डी मतलब कि बोन्स, इन सभी को मजबूत और विकास करने के लिए काफी आवश्यक होता है। विटामिन की अगर बात करें तो इस अवस्था में बच्चों में संक्रमण और बीमारियों की संभावना सबसे अधिक होती है। इस उम्र में बच्चे को बीमारी होने की संभावना अधिक हो जाती है, इसलिए विटामिन की आवश्यकता काफ़ी ज़्यादा होता है। इसलिए विटामिन सी, विटामिन ए जैसे पोषक तत्वों की आवश्यकता बच्चों में होनी चाहिए। इसके अलावा खनिज लवण की अगर बात करें तो इस अवस्था में खनिज लवणों की आवश्यकता दांतों, हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए, रक्त निर्माण के लिए लौह तत्व में पर्याप्त मात्रा होनी चाहिए। मतलब खून के अंदर आपको खनिज लवण का होना काफ़ी जरूरी है, क्योंकि यह उम्र में बच्चे की हड्डी मजबूत होता है, दांत का निर्माण होता है। और ऐसे समय में यदि उनके शरीर के अंदर, खून के अंदर खनिज लवण नहीं होगा, आयरन नहीं होगा, कैल्शियम नहीं होगा, तो उनका शरीर सही तरीके से। विद्यालय पूर्व बच्चों की पौष्टिक भोजन देने के लिए दिशा निर्देश। अगर कोई बच्चा स्कूल नहीं जा रहा है तो उसे किस प्रकार से भोजन देना चाहिए, इसके कौन कौन से तरीके हैं और कौन कौन से भोजन दिए जाने चाहिए, इसके बारे में। तो छोटे बच्चे अक्सर परिवार के अन्य सदस्यों के खान पान संबंधी व्यवस्था का अनुकरण करते हैं। छोटे बच्चे कहने का मतलब है जो भोजन परिवार में सभी लोगों के लिए बना है वही भोजन ये बच्चे भी करना पसंद करते हैं, शुरुआत कर देते हैं इस उम्र तक। बच्चे को थोड़ी थोड़ी मात्रा में विभिन्न प्रकार के भोजन दिया जाना चाहिए, अलग अलग तरीके के भोजन उनको खिलाना चाहिए। बच्चों को खाने के लिए प्लेट में रखी हर वस्तुओं को
समाप्त करने की आदत सिखाई जानी चाहिए। ये नहीं कि थोड़ा सा खाया फिर छोड़ दिया, थोड़ा सा खाया फिर छोड़ दिया। इसलिए बच्चे को भोजन पूरा समाप्त करना सिखाना चाहिए प्लेट में। बच्चों को भोजन और अल्प आहार नियमित समय पर दिया जाना चाहिए। मतलब एक ऐसा समय होना चाहिए जिसपे भोजन उनको मिल जाना चाहिए। उनको आदत लगाना होगा कि आपको 12 बजे तक ये भोजन करना है, सुबह 6 बजे ये करना है, शाम को 4 बजे ये करना है, रात को 9 बजे ये करना है। ये उनकी हैबिट होनी चाहिए ताकि बच्चे को ठीक ढंग से भूख लगे। एक नियमित तरीके से किया गया काम सही तरीके से बच्चों को एक अच्छा हैबिट सिखाता है। बच्चे के पसंदीदा भोजन के साथ साथ उन्हें नई नई चीजें खिलाने का प्रयास करना चाहिए। कुछ भोजन ऐसे होते हैं जो बच्चे को बहुत ज्यादा पसंद होता है, तो ऐसे भोजन के लिए बच्चे को आदत डालना चाहिए और इसके अलावा नई नई चीजों को उनको खिलाने की आदत डालनी चाहिए। बच्चों को ऐसे व्यंजन परोसे जाने चाहिए जिन्हें वो आसानी से खा सके। वो बहुत ही सही मात्रा में उसको निगलने, जैसे कि हाथ से खाए जाने भोजन के रूप में छोटे छोटे सैंडविच, चपाती रोल्स, छोटे आकार के समोसे, इडली, पूरा फल और उबला हुआ अंडा इत्यादि उनको देना चाहिए ताकि वो उसे सही तरीके से निगलने, उन्हें समाप्त कर दे। जहाँ तक संभव हो आपको बच्चे को बैठाकर ही भोजन खिलाना चाहिए, न कि मतलब कई बार देखा है कि माता पिता बच्चे को इतना प्यार करने लगते हैं कि गोद में बिठा के लिटा के। ऐसा नहीं है। जब बच्चे 3 साल 4 साल के हो जाएं, 4 साल से ऊपर के हो जाए तो कोशिश करें कि उन्हें बैठा के भोजन खिलाना चाहिए जब तक कि बच्चा इधर उधर घूम रहा हो। तो कभी कभी देखा, ये भी देखा जाता है बच्चे टहल रहे हैं, माँ उनके पीछे चम्मच लेके दौड़ रही है, खिला रही है। ये सब सही तरीका नहीं होता है। तो ये सारी चीजें थी। अब मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि ये लंबा वीडियो बन रहा है, तो मैं कोशिश करूंगा कि इसके पार्ट 1 को यहीं पे समाप्त करूं और ये पार्ट 1 को यहाँ पे रहने देते हैं। अब पार्ट 2 की तरफ हम बढ़ेंगे, तो आज हम पार्ट 1 को यहाँ पे समाप्त कर देते हैं। अगले वीडियो में मैं पार्ट 2 से शुरुआत करूंगा, क्योंकि लगभग 10 से 12 स्लाइड अभी आपको और पढ़ना है जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो आशा करता हूं कि पार्ट 1 में दिया गया जानकारी आप सभी को पसंद आया होगा। यदि जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इसी प्रकार के एजुकेशनल वीडियो आपको हमेशा प्राप्त होता रहे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।